नमस्कार साथियों। तो हम सब पढ़ रहे हैं अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस की थी और उसके बाद में हमने लेजिस्लेटिव सिस्टम यानी कि कांग्रेस के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है यानी कि इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और कई तरह की ऑफिसेज आती हैं, तो उनके क्या पावर हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनके क्या रिमूवल के भी कोई प्रोसेस हैं या नहीं, कई तरह की चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो का पूरा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है एग्जीक्यूटिव सिस्टम, अमेरिका का एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं अमेरिकन एग्जीक्यूटिव। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है यानी कांग्रेस है उसके पावर और फंक्शन में कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट या हायर ऑफिसर में चीफ जस्टिस यानी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है पूरा, उसका हेड प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का भी हेड होता है। तो अगर हम अमेरिका के एग्जीक्यूटिव सिस्टम को समझना चाह रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट क्या होता है, क्योंकि अमेरिका के एग्जीक्यूटिव सिस्टम में प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और भी कई तरह की ऑफिसेज हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, कैबिनेट है, कई तरह की और ऑफिसेज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। तो इन पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होगी? प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में पूरा बताया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम खास बात बताएं तो जैसे इंडिया में हम देखते हैं ढेर सारे आर्टिकल हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 में लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस के बारे में बताया है। आर्टिकल नंबर 2 में एग्जीक्यूटिव यानी कि पूरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और आर्टिकल नंबर 3 में वो वहाँ की जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया है। हाँ, आर्टिकल के अंदर क्लास, सब क्लास और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मतलब एक तरह से जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि पूरे प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हैं, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हैं, तो ऐसा वहाँ नहीं है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया है कि उनका एज 35 ईयर्स होना चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स होना चाहिए, और वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, जैसा कि हम इंडिया में भी देखते हैं। और एक और फीचर बताया गया कि वो अमेरिका का नेचुरलाइज सिटीजन हो। वो अबाउट 15 ईयर्स तक अमेरिका में रहा हो, मतलब कि अमेरिका का नेटिव सिटीजन हो। वो नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के भी हैं तो अमेरिका का अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं तो लोग 15 ईयर्स तक आप वहाँ पर जा रहे हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी आपके अंदर हो जा रही है। बाकी 35 ईयर्स एज होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब किसी EMP या मतलब वहाँ की जो कांग्रेस के मेंबर या मतलब सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर ना हो, या किसी मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ना हो, तो ये सब ना हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये है उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? लास्ट वीडियो में जब हम कांग्रेस की पावर और फंक्शन को समझ रहे थे तो हमने एक चीज़ बताया था कि कांग्रेस का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में भी आता है, खास करके सीनेट। तो होता क्या है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इनडायरेक्ट है। तो पहले इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर का इलेक्शन होता है और इलेक्टोरल कॉलेज में अबाउट 538 मेंबर हैं। तो अमेरिका की जितनी भी स्टेट है, 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट में एक तरह से जैसे इंडिया में हम देखते हैं छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है अलग अलग स्टेट में और वहाँ से मेंबर इलेक्ट होते हैं, ठीक, और वो आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी अबाउट 538 छोटे छोटे
पार्ट में अमेरिका को डिवाइड किया जाता है, ठीक। और वहाँ से इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। ये 538 मेंबर जो आते हैं सब टोटल 50 स्टेट से मिल करके आते हैं। तो एक खास बात अमेरिकन सिस्टम की ये है कि वहाँ एक रूल फॉलो किया जाता है, विनर्स टेक ऑल। मतलब मान लो कोई पार्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ मान लो उस स्टेट में टोटल 50 सीट है, ठीक। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और कोई और पार्टी, 3 पार्टी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो मान लो कि रिपब्लिकन को 30 सीट मिलता है और डेमोक्रेट को 15 सीट मिलता है, वो जो एक थर्ड पार्टी है उसको 5 सीट उस पूरे स्टेट में, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इसमें इन तीनों में ये जितने भी लोग इलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जितनी पार्टियां वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, उनमें जिसका ज़्यादा, जिस भी पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ज़्यादा होंगे वो पूरी सीट को कैप्चर कर लेंगे। मतलब ये कि इस पूरे स्टेट में ये माना जाएगा कि पूरा मतलब जो विनर इसमें कौन होगा। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये रिपब्लिकन में होगा, 30 सीट पाए। तो पूरा का पूरा 50 सीट जो है वो रिपब्लिकन के अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे ही पूरे स्टेट से कैप्चर करेंगे। तो इसमें जिनका ज़्यादा होता है वो पूरा मतलब प्रेसिडेंट उन्हीं की पार्टी का बन जाता है। तो ये हो गया। ऐसे ही मतलब कि पूरे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर डिसाइड होंगे और लास्ट में जिनका नंबर ज़्यादा आएगा वो बन जाएंगे। इंडिया में ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है, मतलब विनर्स टेक ऑल का प्रोसेस इंडिया में नहीं है। तो अब हम बात करें, हाँ, तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जब इलेक्ट हो जाते हैं उसमें जिनका मेजोरिटी होता है वो प्रेसिडेंट के लिए, मतलब वो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हो जाता है। कभी कभी केस ये आता है कि यहाँ पर जो किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है। मतलब ये कि चाहिए कि 50% से ज़्यादा हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी एक पार्टी को कम से कम। अब मान लो किसी को 40% वोट मतलब सीट मिली, किसी को 30% और किसी को 30%, ठीक। तो किसी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में जब सिचुएशन ये बनती है तो प्रेसिडेंट का वो इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा या वाइस प्रेसिडेंट, ये डिसाइड करने का अधिकार सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है। अगर हम इनके टर्म की बात करें तो प्रेसिडेंट, खासकर अगर हम प्रेसिडेंट के टर्म की बात करें तो प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो 4 ईयर का होता है। एक खास बात यह है कि जिसे हम इंडिया में देखते हैं कि आप कितनी भी बार इंडिया के मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिका में भी ये प्रोसेस था 1951 तक। उसके पहले मतलब वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे FD रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, तो वो कंटिन्यू 4 टाइम तक अमेरिका का प्रेसिडेंट बने रहे थे। तो वहाँ के मतलब लोग इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन निकालने के लिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करते हैं। सोल्यूशन ये कि कोई भी व्यक्ति 4 बार अगर प्रेसिडेंट रह जा रहा है तो मतलब ये लिमिट कर दिया गया कि आप दो बार से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो 1951 में अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट किया जाता है और वहाँ पर ये लिमिट कर दिया जाता है कि आप मैक्सिमम 2 टाइम तक, मतलब 2 बार तक अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति रह सकता है और उनका टर्म 4 ईयर। अगर इनके हम पामर और फंक्शन की बात करें तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कई तरह के लेजिस्लेटिव पावर हैं कि कोई भी रूल, कोई भी लॉ कांग्रेस के द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के द्वारा अगर पास कर दिया जाता है तो बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई वो स्टैच्यूट नहीं बन पाएगा। प्रेसिडेंट को यहाँ 3 तरह के पावर दिए गए हैं। वीटो पावर, पॉकेट वीटो है, या और भी 2 तरह के वीटो हैं कि प्रेसिडेंट चाहे तो साइन कर दे, चाहे तो ना साइन करे तो अपने पॉकेट में रखा रहे। तो अगर पॉकेट में रखा हुआ 10 दिन के अंदर ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट का अपना जो हाउस चल रहा है अगर वो बंद हो जाता है, मतलब कि एडजर्नमेंट मोशन आ जाता है और कुछ ठीक सेशन समाप्त हो जाता है, तो वो जो बिल पास करके वो सब दिए हैं वो कानून नहीं बन पाएगा।
लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी अगर चलता है तो प्रेसिडेंट को वीटो का पावर है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करने के बाद में फिर से अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है उस पर साइन करने के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर में हमने बताया था कि कई तरह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जिनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद कर देता है, मतलब कि हाउस ऑफ सीनेट का कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट एम्पावर्ड होता है कि वो आप अकेले ही कर सकता है। कुछ ऑफिसेज हैं जिनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट मतलब जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट करता है उनका कंफर्मेशन सीनेट से लेना जरूरी होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। जुडिशियल पावर में जैसा कि हम बताए थे कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 9 जज हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वो अपॉइंटमेंट सीनेट के द्वारा वेरीफाई कराया जाना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट यहाँ एम्पावर्ड होता है कि किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। आर्मी का हेड माना जाता है, आर्मी या स्टेट या गवर्नमेंट, इन तीनों का हेड माना जाता है प्रेसिडेंट। तो आर्मी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, मतलब कि किसी फॉरेन कंट्री में से अफगानिस्तान में अमेरिका की जो मिलिट्री थी उसको वहाँ लाया गया, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ही बिल पे लाया गया, मतलब उसी की इच्छा पे एक तरह से कहें, इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है। हेड ऑफ स्टेट भी होता है, कोई फॉरेन ट्रीटी है या किसी और कंट्री के साथ कोई और डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो अल्टीमेटली जैसे कोई कानून बनना है और कुछ, तो गवर्नमेंट के हेड के रूप में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम बता दीजिए। अब आता है इम्पीचमेंट। तो अगर प्रेसिडेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, मान लो कोई क्राइम किया या फिर कुछ फ्रॉड या कुछ, ठीक, तो उसको इम्पीच करने का भी प्रोविजन रखा गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे है, इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने का अधिकार अमेरिकन कांग्रेस के लोअर हाउस को है, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। शुरुआत या एक तरह से कहें इनिशिएशन का प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेगा, लेकिन क्या मतलब किस तरह के पनिशमेंट दिए जाएंगे चाहे प्रेसिडेंट हो या जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया है, ये डिसाइड करने का अधिकार सीनेट को दिया गया है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होगा। अगर सिंपल मेजोरिटी से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कोई भी बिल पास कर दिया जाता है, मान लो प्रेसिडेंट के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ हो, तो उसके बाद में वो बिल मतलब जिसके खिलाफ लाया गया है, जैसे मान लो इसका पूरा प्रोसेस ये है कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट का बिल लाया जाना है, तो पहले 1/4 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इसको मतलब असेंट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सहमति देंगे कि अच्छा ठीक है ये बिल लाया जाना चाहिए। 1/4 अगर एग्री है तो वो बिल आएगा और 10 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, 10 डेज अबाउट 14 डेज उसके बीच में प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतना दिन का टाइम है, तुम्हारे खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। उसके बाद में इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरू होगा और जितने भी मेंबर उसके सपोर्ट में हैं, अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, मतलब आधा से ज़्यादा मेंबर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो जाएगा और उसको ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रायल में क्या होगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स की तरफ से कुछ जूरी होंगे और सीनेट के मेंबर की तरफ से कुछ जूरी मतलब जज समझ सकते हैं, और उसके उस पूरे ट्रायल को प्रिसाइड किया जाएगा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। मतलब ये समझो कि कुछ जज होंगे, ठीक है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से रहेंगे, कुछ जज होंगे जो सीनेट की तरफ से रहेंगे और इसको प्रिसाइड करेंगे मतलब चीफ जस्टिस। ट्रायल चलेगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने तरफ से कोई एडवोकेट इस ट्रायल में भेज सकता है, ठीक। और ये ट्रायल चलने के बाद में अगर ये साबित होता है कि प्रेसिडेंट ने सच में ऐसी कोई गलती की जिसके जो पॉइंट उठाया जा रहा है, ठीक, तो लास्ट में सीनेट अपना वोटिंग करेगा और अगर सीनेट 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग को पास कर देता है, ठीक, मतलब 2/3 मेंबर कम से कम उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट इम्पीच
मान लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब दूसरी बात इस आती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की। तो इनके क्वालिफिकेशन की ज़्यादातर चीज़ें प्रेसिडेंट के ही तरह सेम है। इनके टर्म की बात करें तो इनके टर्म इनका भी टर्म 4 ईयर का है, लेकिन इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितनी बार वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि मैक्सिमम 2 टाइम, लेकिन ये कितनी भी बार वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के ही तरह होता है। मैक्सिमम चीज़ें इलेक्टोरल कॉलेज से मेंबर इलेक्ट होंगे और वो जाके वाइस प्रेसिडेंट की मतलब वाइस प्रेसिडेंट उसी तरह इलेक्ट होगा। अगर कुछ मान लो फिर यहाँ पर 50% से ज़्यादा किसी पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं, मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं डिसाइड हो पाता है। मतलब मान लो जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर थे उसमें रिपब्लिकन को 40% वोट मिल गए, डेमोक्रेट को 45% मिल गए और 5% किसी और पार्टी के मेंबर को मिल गए। ठीक, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड करने का अधिकार सीनेट को दे दिया जाता है, और प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड करने का अधिकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। पावर और फंक्शन की बात करें तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट सीनेट के प्रेसिडेंट के रूप में या सीनेट की मीटिंग्स को चेयर करता है या कोई सेशन है चेयर करता है। ठीक, तो लेकिन इंडिया में देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होता है उसके नीचे वाइस चेयरमैन भी बनाया जाता है। तो अक्सर होता ही है कि काउंसिल ऑफ स्टेट की जो एक तरह से कहें सेशन चल रहा है तो उसमें कोई मीटिंग को प्रिसाइड करना ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिजिबल नहीं होता, कई तरह के और काम होते हैं। तो वैसे ही सीनेट का प्रेसिडेंट तो होता है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन सीनेट की मतलब एक तरह से कहें कि ज़्यादातर सेशन में अनअवेलेबल ही रहता है, तो उसके लिए वो दूसरा अपना कोई मेजोरिटी अपने ही बीच का कोई चुन करके सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का ज़्यादातर काम प्रेसिडेंट अगर नहीं अवेलेबल है तो पूरी तरह से प्रेसिडेंट का ही काम करता है, अदरवाइज इसका कोई और खास काम नहीं है। हाँ, अगर ये सीनेट की जो सेशन चल रही है उसको डिसाइड करता है तो ये अगर जैसे मान लो कि जितने भी काम हैं इंडिया में चेयरमैन के काउंसिल ऑफ स्टेट के उसी तरह के काम हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कुछ वोटिंग कराना है और दो मतलब एक अपोजिशन है और एक उसके सपोर्टर में कोई बिल आ रहा है, तो अगर दोनों का नंबर इक्वल आ जा रहा है तो ये कास्टिंग वोट भी दे देता है। अब आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कमोबेश उसी तरह है जिस तरह से इंडिया में हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। ठीक, इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसका ऑफिस कमोबेश इसी तरह का है। उसमें कई तरह के सब्जेक्ट भी होंगे। तो यहाँ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस में कई तरह के सब्जेक्ट जैसे बजट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट इशू हैं जिन पर ये प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं, या प्रेसिडेंट मतलब एक तरह समझो कि पूरे एग्जीक्यूटिव सिस्टम में प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए ये ऑफिस बनाई गई है। ठीक, इस ऑफिस का जो क्रिएशन है, इस ऑफिस को बनाने का काम वही किए थे जो अभी हम बताया कि 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1939 में। तो ये ऑफिस इसलिए बनाया गया था ताकि मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट को सिर्फ कैबिनेट पे ही डिपेंड ना रहना पड़े। कई बार उसको कई ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं जिनमें कैबिनेट उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती उनको, या प्रेसिडेंट को खुद भी नहीं होती। तो उन सारी चीज़ों पर एडवाइस करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिस को क्रिएट किया गया था। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट का अपना ऑफिस आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आएगा, या जैसे काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमी के ऊपर एडवाइस करने के लिए, या फिर कुछ नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू आ रहा है तो उस पर एडवाइस करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिस में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अलावा भी एक कैबिनेट भी होगी। जैसे इंडिया में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब ज़्यादातर एमपी यानी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस के मेंबर और ना ही कैबिनेट के मेंबर, ये सब इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं
इंडिया में वहाँ अमेरिका में जो है स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जाता है। मतलब कि लेजिस्लेटिव के मेंबर इलेक्टेड होंगे, एग्जीक्यूटिव के मेंबर नॉन इलेक्टेड होंगे, और जुडिशरी के मेंबर भी ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉन इलेक्टेड ही हैं। तो लेकिन इंडिया में हम क्या देखते हैं, इंडिया में एग्जीक्यूटिव में जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये सब इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो इंडिया में उतना स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो कैबिनेट जो होगी वो एडवाइजरी बॉडी होगी, और एडवाइस किसको करेगी, ये भी एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के अंडर में जैसे पूरे गवर्नेंस सिस्टम में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कई तरह की इंडिया में मिनिस्ट्री बनाई गई है, वैसे वहाँ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, ऐसे और कई सारे हैं। तो अमेरिका में टोटल इस तरह की 15 मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है, और हर एक मिनिस्ट्री का एक कोई चेयर होगा, ठीक है। उसको कहते हैं सेक्रेटरी। जैसे डिफेंस का है तो डिफेंस सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अफेयर, इस तरह से। जैसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्टर हम इंडिया में कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पर जो मिनिस्टर यहाँ इंडिया का जो मिनिस्टर है वहाँ वो सेक्रेटरी की तरह, मतलब वो सेक्रेटरी होता है। यहाँ इंडिया में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होंगे, इस तरह से है। हाँ, इंडिया में इलेक्टेड लोग होते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, और बाद में अगर वो सीनेट वेरीफाई कर देती है कुछ इंटरव्यू और कुछ और जांच पड़ताल करके, ठीक, तो बाद में उनको बना दिया जाता है। तो वहाँ इलेक्टेड मेंबर होना जरूर, मतलब इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव ऑफिस के मेंबर, वो सब नॉन इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट जिनको भी उचित समझता है अपॉइंट करता है, और बाद में कुछ लोगों का, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कंफर्मेशन जरूरी होता है सीनेट से, और ज़्यादातर का प्रेसिडेंट खुद ही एम्पावर होता है। तो ये है। इनके भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस हैं। कैबिनेट के जो मेंबर हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो सीनेट चाहे तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करवा सकती है, ठीक। और बाद में उन जो भी उसको मतलब गड़बड़ लगता है तो उनको कुछ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो ये है। अब इसके बाद में आता है कुछ इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं। जैसे इंडिया में भी कई तरह के इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें, या फिर ऐसे और कई ऑफिस हैं, तो जो कि एग्जीक्यूटिव के ही अंडर में रह के काम करती हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट समझी जाती हैं। हालांकि अल्टीमेटली उनको प्रेसिडेंट को मतलब एक तरह से वो प्रेसिडेंट के अंडर में, एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करती हैं, और उनकी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस भी हो सकती है। तो लेकिन चूंकि यहाँ ऐसा है कि इंडिया में उतना स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए ऐसा है। लेकिन वहाँ पर स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर है, इसीलिए जो इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, और लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस का इन पर ज़्यादा दबाव नहीं होता है। इसमें जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, या फिर फेडरल इलेक्शन कमीशन, जैसे इंडिया में यूपीएससी बताया, या इलेक्शन कमीशन बताया है, या फिर और भी कई तरह के, ठीक। आगे है कुछ बोर्ड भी बनाए गए हैं। जैसे इंडिया में भी कई तरह की बोर्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर क्राइम से रिलेटेड बनाए गए हैं, ठीक। तो इनका काम होता है कि ऐसे इशू पर ये वर्क करते हैं, जो कि ये 15 जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जो काम इनके अंडर में नहीं आता है, उन पर वर्क करने का काम ये करते हैं। जैसे फेडरल फाइनेंशियल बैंक, ठीक। तो फाइनेंशियल बैंक का कोई इशू ऐसा जो यहाँ की जो मतलब कि ये जो 15 डिपार्टमेंट है उनके अंडर में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के कुछ बोर्ड या कोई कमेटी बना करके गवर्नमेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर सकती है कि आप इस पे काम कीजिए, इस पे हमको रिपोर्ट दीजिए, या इस तरह की कुछ क्वासी ऑफिशियल, मतलब ये कि कुछ ऐसे भी ऑफिसेज हैं जो वर्क तो करती हैं ऑफिस की तरह, लेकिन उसमें पूरा कैरेक्टर नहीं होता है ऑफिस का या उनके पावर और फंक्शन का। ये एग्जीक्यूटिव का ब्रांच तो नहीं होती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसका ब्रांच नहीं होती है, लेकिन इनकी जो इंफॉर्मेशन है जो ये एनुअली या मतलब मंथली या हाफ ईयरली देती हैं, वो कई तरह के इंस्टीट्यूट फॉर्मेशन में से कानून बनाने में हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो
अभी चूंकि ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है, लेकिन ये हेल्प कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, इसीलिए इनको क्वासी ऑफिशियल कहते हैं। इंडिया में भी कई तरह की ऑफिस इस तरह की बनाई गई हैं जो गवर्नमेंट मतलब कि ना तो लेजिस्लेचर में सीधे लेजिस्लेचर के अंडर में आती है, ना तो एग्जीक्यूटिव के अंडर में, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को चाहे कि कोई कानून बनाना हो या फिर जो भी काम हो उसमें हेल्प करते हैं। जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है इंडिया में, तो वो अपना जो भी डेटा एनुअली देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक, वो उस पर अगर मान लो पार्लियामेंट कुछ कानून बनाना चाह रही है तो वो हेल्प करता है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी कुछ ऑफिस हैं जो अपने रिपोर्ट देते हैं और वो कांग्रेस अगर कुछ कानून बनाना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर्म करना चाह रहा है तो उसमें हेल्प करता है। तो ये पूरी थी अमेरिका की एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ बताने की कोशिश की हैं। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट कीजिए, बताइए, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमको लिख सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।